नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी के काले कारनामों का जो इतिहास है और उसे काला चिट्ठा लगभग सभी अखबारों की सुर्खियों में प्रकाशित की जा रही है। और आपको बताते चले कि खेल जो है आज नया नहीं है कि बीपीएससी के चेयरमैन पर आरोप लगा रवि परमार मनुबाई पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर थी और जिसकी सुनवाई हो रही है और 4 सप्ताह का समय दिया गया है बीपीएससी को, बिहार सरकार को जवाब तलब करने का कि आप जवाब दीजिए कि इस गलत व्यक्ति को क्या मजबूरी ऐसी थी कि इस गलत व्यक्ति को बीपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। निश्चित रूप से आयोग की गरिमा पर सवाल है। सवाल उन अभ्यर्थियों की तरफ से है, उन अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों की तरफ से है जो बीपीएससी की परीक्षा देते हैं और इस पूरी उम्मीद के साथ कि बीपीएससी हमारे साथ न्याय करेगा, हमारे मेरिट के साथ जस्टिफाई करेगा। और पूरी तरीके से आज की बात नहीं है, जब हम लोग 67वें बीपीएससी के समय में उस बात का जिक्र कर रहे थे और लगातार जिक्र कर रहे थे। एक आईएएस अधिकारी का नाम आया था लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक और डीएसपी है रंजीत रंजक, उसका नाम आया था लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आर्थिक अपराध इकाई कह रहे थे कि हमको कार्रवाई करने का पूरा छूट मिलना चाहिए और आर्थिक अपराध इकाई ने क्या किया? निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई कोर्ट में सबमिट नहीं की पेपर, और कोर्ट में जो डायरी पेश नहीं की, जो विटनेस था उसका बयान दर्ज नहीं करवाया, इसलिए उसको बरी होना पड़ा। और वो व्यक्ति सिपाही से डीएसपी बन गया और अपने ही डीएसपी नहीं बना, अपने साथ साथ 3-4 सगे संबंधियों को उसने भी कई पदों पर सुबह किया। कोई किसी को एसडीएम बनाया, किसी को सीओ, किसी को वीडियो बनवा दिया। और एक काले कारनामे नहीं है, 48 में से 92वीं, 53वीं से 56वीं, 56वीं से 59वीं, 60 से 62वीं, 63वीं, 64वीं, किस परीक्षा में लोग नहीं बैठे हुए हैं। लोग बता रहे कि 18 लोग हैं, किसी परीक्षा में 20 लोग सेलेक्ट हो गए, कोई लोग 40 लोग सेलेक्ट हो गए। एक पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के दोनों बेटे एसडीएम बने, अमित और अनिल। ये कौन है भाई प्रदेश अध्यक्ष? ये खेल आखिर क्यों चल रहा है इस प्रदेश में? क्या मजबूरी है कि मेरिट वाले का, अगर आपके पास यही मजबूरी है तो फिर आयोग को भंग कर दिया जाए। क्या राज्यपाल महोदय को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या महामहिम को दिखाई नहीं दे रहा है कि ऑटोनोमस बॉडी के नाम पर जो खेल चल रहा है इस प्रदेश में वो कब तक चलेगा? सिर्फ बिहार लोक सेवा आयोग का सवाल नहीं है, सवाल तमाम ऐसी एजेंसी का है जिसको लेकर लगातार विवाद है। सिपाही भर्ती बोर्ड, इसके चेयरमैन एसके सिंघल, उसने पूरे पदों को बेचने का काम किया। कार्रवाई क्या हुआ? कार्रवाई के नाम पर ढोंग, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उस व्यक्ति को ऊर्जा विभाग में एडवाइजरी कमेटी का सदस्य बनाया गया। तो ऐसे लोग बैठे हैं। बीपीएससी इतनी बड़ी संस्था, जब नाम से ही बिहार लोक सेवा आयोग, क्योंकि उसके द्वारा जितनी भी परीक्षाएं संचालित होती हैं सबसे कहीं ना कहीं अधिकारी बनते हैं। शिक्षक बहाली के दोनों पेपर लीक हो गए, कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? अभी तक तो संजीव मुखिया गिरफ्त से बाहर है। क्या आपको लग रहा है कि बहाली ठेके पर चल रही है? क्या पूरी व्यवस्था इस इर्द गिर्द गलत लोगों के साथ में कोचिंग माफिया और शिक्षा माफिया? और जो हम लोग हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर विगत 50 दिनों से बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? सवाल अगर इस बात को लेकर है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? पूरी गंभीरता से बीपीएससी, अगर लग रहा है कि कुछ नहीं, तो कोई जज का बेटा जज का सगे संबंधी अधिकारी बन जाए, किसी पार्टी के अध्यक्ष का बेटा जो है सगे संबंधी वो अधिकारी बन जाए, एसडीएम और डीएसपी बन जाए। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लूट तंत्र है। और लूट तंत्र है सरकारी नौकरियों में बड़े बड़े पदों पर बैठकर सरकार की गलत नीतियों का कि इस तरह के हवाला देकर और लूट तंत्र को लूट तंत्र बनाया जाए। किसी राज्य की योजनाओं को अमली जमा पहनाने का काम वहाँ के अधिकारियों का होता है। और इस प्रकार से गलत लोगों का चयन करके जब किसी राज्य की व्यवस्था को बदली जाए, क्या आपको लगता है कि व्यवस्था बदलेगा? शिक्षक बहाली का वही हाल हुआ। टीआरई 2 और टीआरई 3 सबका पेपर लीक था। टीआरई 1 का जांच करा लेते, उसका भी पेपर लीक हो जाता, उसका भी जांच सामने आ जाती। आखिर हो क्या रहा है भाई? ये रंजीत रंजक कितना बड़ा है, कितना बड़ा आदमी है? कभी सुनते थे कि रंजीत डॉन, ये रंजीत नाम का आदमी इतना फ्रॉड क्यों होता है? रंजीत से मतलब नहीं है हमको रंजीत अजीत सुजीत से मतलब नहीं है, मतलब है बिहार की व्यवस्था से। और जिस बिहार के गद्दी पर विगत 17-18 वर्षों से इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हैं, तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, ये है, हम वेलफेयर और क्या कहते हैं, किसी पर कार्रवाई नहीं करेंगे, हम ये कर देंगे, गलत लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। कितने गलत लोग घूम रहे हैं, किन किन लोगों पर आप कार्रवाई कर पाए?
इसलिए कार्रवाई आप नहीं करवा पाते हैं क्योंकि आपको पता है कि जिस व्यक्ति पर कार्रवाई करेंगे आपके काले कारनामों का काला चिट्ठा वो खोलेगा। क्यों कार्रवाई कर पाएंगे? आप नहीं करवा पाएंगे। और जब हम लोग सड़क पर उतरते हैं तो हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज होता है। शिक्षकों को गिरफ्तार करने के पहले उनके जूता उसके सर पर रख के, उसके कंधे पर रख के उसे गिरफ्तार किया जाता है। पहली बार यही हुआ है बिहार के इतिहास में कि एक महिला छात्र की गिरफ्तारी हुई है। आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई योजनाएं हैं महिलाओं के लिए। तो एक बात स्पष्ट है कि पूरी तरीके से व्यवस्था को संचालित करने का जिम्मा जिसके पास मिला है, वो व्यक्ति, वो संस्थान, वो बिल्कुल ऑटोनोमस बॉडी के नाम पर जो खेल इस प्रदेश में चल रहा है, नंगा नाच, वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुका है। गर्दनी बाग में हम लोग बैठेंगे और आज कोर्ट की सुनवाई है। कोर्ट की सुनवाई पर भी हम लोग को इतना है जरूर पता है कि कोर्ट न्याय करेगा, लेकिन आखिर कब तक करेगा कोर्ट न्याय? आखिर कब तक करेगा? सिर्फ इस बात को लेकर कि पेपर में क्या हुआ है, धांधली सेटिंग नहीं चल रहा है, क्या गड़बड़ी नहीं हुई है? कोई परीक्षा इस राज्य का नहीं बाकी रह गया जहां गड़बड़ी नहीं हुई है। तो सभी लोगों को, चाहे वह बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं या किसी भी परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, उस सभी लोगों को खड़ा होना है क्योंकि लोकतंत्र में लाठी तंत्र हावी है और लोगों की आवाज़, अभ्यर्थियों की आवाज़, गरीब, किसान, मजदूर और निर्धन परिवार के बच्चे जो पैसे देकर नहीं अपने मेरिट के दम पर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके अधिकारों का हनन इस प्रदेश में हो रहा है। निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे और गर्दनी बाग में, और आज कोर्ट की सुनवाई है, कोर्ट की याचिका पर पूरी तरीके से सारे छात्रों अभ्यर्थियों का ध्यान है। तो एक बार पुनः इस सारे काले कारनामों का काला चिट्ठा हम लोग अपने आवाज़ के साथ ही बुलंद करेंगे। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।